ऐसे बनाई जाते हैं एमसीक्यूज कि इनको करेक्ट रखा जाता है, ठीक है। एक ही ऐसा ऑप्शन है, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो 95% चांसेस होते हैं कि वही करेक्ट होगा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड होप दैट यू आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट शौकत सर, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज आपको ऐसे साइंटिफिक ट्रिक्स बताएंगे जो हर एक टॉपर जो है फॉलो करता है। इसी वीडियो के एंड पे ट्रिक्स के अलावा ऐसे टिप्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक टॉपर फॉलो करता है, उनको बिना देखे स्किप नहीं करना। सो लेट्स बिगिन। सो पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है दैट इन मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो आपके करेक्ट ऑप्शंस होते हैं वो मिडल ऑप्शंस में छुपे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रोफाइल बताना है तो मिडल ऑप्शन यहाँ पे बी और सी है। तो मोस्टली जितने भी पेपर सेटर्स होते हैं वो हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो या तो बी में रखेंगे या तो सी ऑप्शन में, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। तो ब्लाइंडली आपको तुक्का नहीं लगाना है, पर आपको पहले देखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये नेगेटिवली चार्ज थोड़ी आपके इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स है जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होते हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट इसका बी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, है ना। देखो ये तो वाटर है, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपका नाइट्रोनियम आयन है और ये साइनाइड है। देखो नेगेटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका ये पॉजिटिवली चार्ज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दो क्वेश्चन से दैट यूजुअली जो आपके आंसर्स होते हैं वो मिडल ऑप्शंस में होते हैं, या तो बी में या तो सी में ये यूजुअली आंसर रखते हैं। तो ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये समझना है कि दैट आंसर्स जो होते हैं वो बी एंड सी ऑप्शन में। पर ब्लाइंडली आपको नहीं ऐसे टिक करना है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद लॉजिक यूज़ करेंगे, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे, जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज़ आप कभी भी ऐसे ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे जहाँ पे लिखा होगा कांट बी प्रिडिक्टेड। जहाँ पे ऐसा लिखा होगा कांट बी डिफाइंड, कांट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है ना, या वैल्यू जो है उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है द लिविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। तो दैट मीन्स डी इसका कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आप याद रखेंगे जहाँ पे भी ऐसे एमसीक्यूज आप को देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे लिखा है दैट कांट बी प्रिडिक्टेड, तो ये कभी भी ठीक नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स मोर देन 95% चांसेस है कि ये आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो आप सभी ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है दैट विच इज़ मिसमैच रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो पहले ये आपको अंडरलाइन करना है कि आपको पूछा गया है मिसमैच, आपको बताना है, मतलब आपको बताना है इनकरेक्ट, ठीक है। तो जब आप देखेंगे एक्स एटॉमिक नंबर 89 यहाँ पे दिया गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट 6 पीरियड दिखाया गया, ये तो ठीक है, ये मिसमैच है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। पर अगर आपने इसी को टिक किया तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो भी मिसमैच है और ए भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। तभी हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दैट आप सभी ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपने ऑप्शन ए देखा और वो आपको लगा कि करेक्ट है, उसी को टिक करके आ गए, तो वो गलत हो जाएगा। तो तभी इंपॉर्टेंट है दैट आप सभी ऑप्शंस को देखा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि जब भी आपके पास एमसीक्यू ऐसा होगा कि जिसमें लिखा गया है ऑल ऑफ द अबव, तो 95% चांसेस होते हैं कि वही करेक्ट होगा। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, राइट, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्वांटम नंबर जो है n का वैल्यू 4 है और m का वैल्यू 2 है, तो l का वैल्यू मे बी 2, हाँ ये तो करेक्ट है, ठीक है ना। इट मे बी 3, ये भी करेक्ट है, और s वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो इसका करेक्ट जो है ऑल ऑफ द अबव। तो जहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा वहाँ पे आप अच्छे से ऑप्शंस को पहले स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, और उसके बाद इस ट्रिक को याद रखेंगे दैट यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जहाँ पे ये ऑल ऑफ द अबव दिया गया होगा,
ऑल ऑफ दीज दिया गया होगा तो वो वहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसके बाद जो है जब भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये दोनों जो है करेक्ट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट, यहाँ पे लिखा गया है प्रोपेन वन ऑल एंड प्रोपेनून, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ हम करते हैं यहाँ पे, तो ये करेक्ट है। रीज़न भी इसका अगर आप देखेंगे लिक्विड्स विद डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, ये भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स आप याद रखेंगे दैट मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जहाँ पे असर्शन रीजन आपको पूछा जाता है वहां पे दोनों ये करेक्ट होते हैं। दैट मीन्स आपको बस इन पे फोकस करना होता है, ए और बी ऑप्शन पे। यहाँ पे देखो असर्शन रीजन ट्रू है, ठीक है ना, यहाँ पे भी असर्शन एंड रीजन दे आर ट्रू, बट यहाँ पे लिखा गया है रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो करेक्ट होगा दैट्स विल बी ए। तो आप ब्लाइंडली इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे कि हर एक असर्शन रीजन जो होगा वहाँ पे हमेशा ए और बी ही करेक्ट होंगे, पर मैं ये बता रहा हूँ दैट मतलब 95% चांसेस इसके होते हैं कि असर्शन और रीज़न जो आपके होते हैं वो करेक्ट होते हैं। बस आपको फिर ध्यान इस पे देना होता है क्या रीज़न जो है क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो इसको जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है असर्शन रीजन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इट इज़ बेसिक, ट्रू है, ठीक है ना, और यहाँ पे दिया गया है एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट solution of a salt of weak acid है ना और weak base it depends on Ka and Kb value, तो ये भी करेक्ट है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी A और B ही आप कंसिडर करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे रीज़न क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो फिर आपका A यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर है वो आपका A है, जो आपका आंसर होता है वो इन्हीं में से होता है A और B ऑप्शन में, क्योंकि असर्शन और रीज़न ये ऐसे बनाए जाते हैं MCQs कि इनको करेक्ट रखा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और साइंटिफिक है, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। देखो नेक्स्ट ट्रिक जो है दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे आप एमसीक्यूज जब भी सॉल्व करेंगे तो इस मेथड को फॉलो करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दैट आपको पूछा गया है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड एज, तो देखो यहाँ पे सिंपल है ये पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे हेक्सा एक्वा, हेक्सा मीन 6 मतलब वाटर मॉलिक्यूल 6 है, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है दैट्स योर A1, ठीक है ना। तो दैट मीन्स बाकी आप इजीली क्या कर सकते हैं यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, आपको बताना है IUPAC नेम ऑफ दिस वन कम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकल कर निकालेंगे, जब आप निकालेंगे तो ईजी है, +2 में है ये, ठीक है ना। तो +2 यहाँ पे ये है और ये वाला है, तो दैट मीन्स B ऑप्शन और D ये आपने एलिमिनेट किए। तो अब A और C में से आपको देखना है, ठीक है। और ये क्या है टेट्रासायानो, ठीक है ना, पहले पोटेशियम आ जाएगा ना, पोटेशियम पोटेशियम यहाँ पे, उसके बाद टेट्रासायानो, देखो यहाँ पे है टेट्रासायानो और यहाँ पे है टेट्रासायानीटो, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जब भी ऐसा होता है कि आपके पास CN होगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सायानो या हम यूज़ कर सकते हैं सायानिडो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सायानो है और यहाँ पे सायानीटो है, तो दैट मीन्स जो करेक्ट होगा दैट विल बी द A1, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको एलिमिनेशन मेथड जो है ये यूज़ करना है, तो इससे आप बहुत सारे MCQs जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दैट इज़ आप सिमिलरिटी देखा करेंगे जब भी आप MCQs को सॉल्व करेंगे, देन ऑलवेज ट्राई टू सीक सिमिलर ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये है डाईमिथाइल ब्यूटेन डाईमिथाइल है ना 2,3, यहाँ पे 2,2, तो ये सिमिलर दिख रहा है ना दिस वन एंड दिस वन, दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो इन्हीं दो में से होगा। देखो आपको क्या बताना है, 5 आइसोमेरिक हेक्सेन्स में से आपको ऐसा आइसोमर बताना है विच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, वो वही दे सकता है जिसमें 2 डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है ना, ओनली 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स शुड बी प्रेजेंट, तो वो इसी में है B ऑप्शन में। तो दैट मीन्स ये जो 2 ऑप्शंस है B एंड C ये सिमिलर है, बाकी ये 2 ऑप्शंस इनके साथ मैच ही नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ऑलवेज आप सिमिलर ऑप्शंस को चूज़ करेंगे और उनमें से देखेंगे कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना है बल्कि पहले समझना है और उसके बाद इस ट्रिक को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी का रेशियो आपको बताना है ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, एंड 6000 एंगस्ट्रॉन। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:1, 2:1 एंड 1:2, ये आपको सिमिलर दिख रहा है ना, सिमिलर दिख रहा है, तो दैट मीन्स आंसर इन्हीं 2 में से होगा, या तो B या तो C होगा।
ए और डी आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये देखा गया साइंटिफिकली, ठीक है। और ऐसे बनाए जाते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। जो आपके पेपर सेटर होते हैं वो ऐसे ही एमसीक्यूज़ बनाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो दैट मीन्स तभी ऐसे सिमिलर ऑप्शन वाले जो ऑप्शंस होते हैं इनमें आपका आंसर रखा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो, ये 1.5 है ना, इंटू 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 21, 10 टू द पावर 11, ये आपको सिमिलर दिख रहा है ना, दिस वन एंड दिस वन। मतलब आंसर बी या सी में हो सकता है, ठीक है। ए कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो सिमिलर है ही नहीं इनके साथ, ठीक है, मैच ही नहीं हो रहा। तो ऐसे जहाँ पे भी सिमिलर ऑप्शंस हैं, पहली कोशिश जो आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो भी आंसर आप देख रहे हैं वो आप सिमिलर ऑप्शंस में ढूंढेंगे, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है दैट डेटा इज़ नॉट कंप्लीट या इनकम्प्लीट डेटा दिया गया है, तो ये कभी नहीं होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि हाइड्रोकार्बन है, उसको हमने कंप्लीट कंबशन किया, ठीक है, वहाँ से इतना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिल रहा है, ठीक है, एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला बतानी है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं। इन्हीं में से करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बी, सी, डी कभी नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे ऑप्शंस को आप कभी भी टिक नहीं करेंगे जहाँ पे लिखा होगा कि डेटा इज़ नॉट कंप्लीट, डेटा इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। जहाँ पे भी ऐसा होगा तो वो आप मार्क नहीं करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी ऐसा दिया गया होगा ऑप्शन में नन ऑफ दीज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नन ऑफ दीज जो है ये आपका करेक्ट नहीं होता है। मतलब डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। जैसे इस कंपाउंड में आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर जो है आयरन का वो +3, वो तो इसी में है, सी में, ठीक है। तो डी कभी नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स ये देखा गया साइंटिफिकली दैट इन मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जहाँ पे आपको लिखा गया है नन ऑफ दीज, वो यूजुअली करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लॉजिक का यूज़ आपको करना है, ठीक है, माइंड का यूज़ करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो कंसेप्ट आपने सीखा उसको अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मैच दिया गया कॉलम ए कॉलम बी के साथ। देखो जब आप देखेंगे इनमें से, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कम्प्लेक्स है आपके पास क्रोमियम का, ठीक है, हेक्सा एक्वा, तो कैसा होगा ये ऑक्टाहेड्रल। मतलब बी जो है किसके साथ मैच हो रहा है, 4 के साथ। अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, अब बाकी पहले यहाँ पे इतना चेक कर लो। मतलब 4 का जो मतलब बी जो है इसका मैच 4 के साथ हो रहा है, बी का मैच 4 के साथ। एक ही ऐसा ऑप्शन है, मतलब ये इसी के साथ सॉलो हुआ, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। मतलब एक ही के साथ। अब आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल, जैसे ये है, ये जो आपका कम्प्लेक्स है निकल के साथ जब भी ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो तब क्या होता है, स्क्वायर प्लानर, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जो ए है, ए किसके साथ मैच हो रहा है, 5 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही ऐसा है, ए 5 के साथ। तो दैट मीन्स बस ये यहाँ से ही सॉल्व हुआ, बाकी अगर आप देखेंगे भी नहीं, ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व किया, टाइम आप यहाँ से बचा सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। लॉजिक का यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे तो का नहीं देना है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इथाइल मिथाइल कीटोन, इसको हम रिडक्शन करवा रहे हैं जिंक अमलगम के साथ। क्या है ये, क्लेमेंसन्स रिडक्शन है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एसिडिक मीडियम में। तो वहाँ पे क्या बनता है, अल्केन बनता है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे अल्केन दिया गया है, ब्यूटेन, तो इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी 3 नहीं हो सकते हैं। ऐसे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, ठीक है, लॉजिक का यूज़ करना है, जो कंसेप्ट आपने सीखा उसको अप्लाई करना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे तुक्का नहीं मारना है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू बी परफॉर्मर टू कन्वर्ट बेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है इनटू मेटाब्रोमोएनिलीन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखो कैसे एलिमिनेट आप कर सकते हैं। देखो ये नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन रिडक्शन, तो बस ए और सी जो है सिमिलर ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इनको पहले चूज़ करो। पहले आप नाइट्रेशन करवा रहे हैं बेंजीन के, ठीक है, बेंजीन के आप क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा वहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बनेगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे रिडक्शन दिया गया, अगर रिडक्शन आप इसको करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा एनिलीन बनेगा, ठीक है। नाइट्रो जो है आपका NH2 में कन्वर्ट होगा रिडक्शन से, तो ये बनेगा एनिलीन। एनिलीन को आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, तो ये जो NH2 है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा और पैरा पे भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, पर आपको क्या बनाना है, मेटाब्रोमोएनिलीन। तो दैट मीन्स
मीन्स ए नहीं हो सकता है, ठीक है। सी पे आ जाओ, नाइट्रेशन की पहले बनेगा नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद ब्रोमिनेशन आप करवा रहे हैं तो मेटा डायरेक्टिंग है तो कहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन जो है मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये बना मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब उसके बाद रिडक्शन करवा रहे हैं तो रिडक्शन से NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में, तो ये बन जाएगा मेटा ब्रोमो एनिलीन। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, लॉजिक के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप कि ये सभी जो 10 ट्रिक्स मैंने आपको बताई इनको आप फॉलो करेंगे। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो ये है जब भी आप MCQs को अटेम्प्ट करेंगे तो पहले ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे जो ईजी होंगे, और उसके बाद मॉडरेट लेवल, उसके बाद वो क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, किसी वक्त आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको आता है पर वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसको पहले नहीं करेंगे, पहले ईजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेवल एंड देन हार्ड। ये हर एक के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स यही फॉलो करते हैं कि पहले वो ईजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उससे कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होता है, और बाकी मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल क्वेश्चंस आप बाद में वो भी कर सकते हैं। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताया था, लास्ट पे मैं बताऊंगा आपको, वो ये है कि ये जो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नीट। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, यू विल प्रैक्टिस लॉट ऑफ PYQs, MCQs, mock tests and test series. So wish you all the way best. Have a nice day ahead.